देखो, आज का टॉपिक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजनेस का सिंपल भाषा में ये समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बिजनेस का डेली का खर्चा। एग्जाम्पल ये, फर्नीचर जो इसमें आप लोग बैठे हो कहीं ना कहीं पर बने रहेगा कोई फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में फर्नीचर बनने के लिए सबसे पहले उन लोगों को क्या दरकार पड़ेगा? कारपेंटर को लकड़ी, वुड दरकार पड़ेगा। तो वुड है रॉ मटेरियल। तो अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, दैट इज लकड़ी खरीदते हो। अगर पेपर इंडस्ट्री का बात करें या बुक इंडस्ट्री जहां पर किताब छपता है, उन लोगों को क्या चाहिए रहेगा? पेपर चाहिए रहेगा। अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री, चीनी जहां पर बनता है, उन लोगों को चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए रहेगा? शुगर कैन। शुगर कैन मतलब गन्ना चाहिए, आखू चाहिए, वो रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल जो खरीद के लाए वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप फैक्ट्री में वर्कर लोग को काम कराए, उन लोग को सैलरी वेजेस दिए, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप फैक्ट्री का रेंट दिए, इंश्योरेंस दिए, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हुआ, लीगल एक्सपेंसेस हुआ, अकाउंट्स का काम जो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। बिजनेस में करोड़ों का हिसाब किताब होता है, लेकिन वो हिसाब किताब सही है कि गलत है चेक करने के लिए आपको एक सीए को बुलाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाना पड़ेगा, और वो चेक करेगा कि काम में कोई एरर तो नहीं है। उसका वो फीस लेगा, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है? बेसिकली ये सीए या सीए में अपना फीस चार्ज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए कि वो ट्रू और फेयर है कि नहीं। क्या चीज के लिए वो लोग फीस लेते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए। उसमें क्या चेक करेंगे कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू और फेयर है कि नहीं। व्हाट इज ट्रू? ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है करेक्ट अकाउंट में गया है कि नहीं। जिससे रमेश पैसा दिया 10,000 रुपया, उसको सुरेश के अकाउंट में डाल दिए, तो करेक्ट अकाउंट में तो नहीं है, गलत है। तो वो आपका ऑडिटर बताएगा, जिसका वो पैसा लेगा करेक्ट अकाउंट में और करेक्ट अमाउंट के साथ। हुआ? फेयर का मतलब करेक्ट साइड में गया है कि नहीं। डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट में गया है कि क्रेडिट में चला गया है गलती से। तो उसको चेक करने के लिए जो आप लोगों को रखोगे, सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को, उसको जो फीस दोगे हम लोग उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे एमसीएल में जाते हैं, ऑडिट करते हैं, तो वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं? चेक करते हैं। चेक करके पता लगाते हैं कि इसमें कोई अकाउंटिंग एरर है क्या, कोई अमाउंट लिखने में गलती हो गया है क्या, है ना। चलो, लीगल एक्सपेंसेस मतलब क्या? कंपनी के ऊपर कोई अगर केस किए रहेगा, मैगी खाए, बीमार पड़ के 10 बच्चे, नूडल खाए, पेप्सी पिए, कोका कोला पिए, या कोई कंपनी का आटा खाए, बीमार पड़ गए, तो लोग केस कर दिए कि ये आटा ठीक नहीं है, मैगी ठीक नहीं है, या कोल्ड ड्रिंक ठीक नहीं है, या कुछ भी व्हाटएवर। या आप कोई एक बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो घड़ी में और बैटरी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से आपका घड़ी खराब हो गया, तो खराब बैटरी की वजह से घड़ी डैमेज हुआ, तो उसके लिए आप कंपनी के ऊपर केस किए, तो कंपनी अपना वकील रखेगा, है ना, कि हमको बचा, हमारे कंपनी को बचा, तो वकील पैसा लेगा ना, वो लीगल चार्जेस हुआ। आप जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन समझते हो ना? जैसे कि जो नया गाड़ी खरीदे, चलाते चलाते पुराना हो जाएगा, तो वही रेट में थोड़ी बिकेगा वाला। और डेप्रिसिएशन हो गया, कस्टमर खरीदने के लिए दुकान में आया, आप उसको डिस्काउंट दिए, बेचने का खर्चा। कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए बड़े बड़े हीरो लोग टीवी में ऐड करते हैं, मैगी बेचने के लिए माधुरी दीक्षित ऐड करती हैं, टीवीएस का जुपिटर बेचने के लिए अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, पान मसाला और क्या क्या होता है उसके लिए बड़े बड़े अक्षय कुमार, शाहरुख खान लोग ऐड करते हैं टीवी में। तो ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब आपको बिजनेस चलाने के लिए जो जो खर्चा करना पड़ता है ना, वो सारा खर्चा को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंडिचर या खर्चा है। खर्चा क्या चीज का है?
ऑन परचेजिंग आइटम्स which are used directly or indirectly to produce revenue. रेवेन्यू का मतलब होता है बिक्री, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। आप कस्टमर को सामान बेचोगे तो बेचने के पहले आपको बनाना पड़ेगा। सुबह जैसे आप लोग इडली खाते हुए आते हो, ब्रेकफास्ट में रोड के साइड में इडली ठेला लगा हुआ है, या शाम को रेस्टोरेंट में जाके डोसा खा लिए, तो डोसा खाओ या इडली खाओ, उसको खाने के लिए कुछ मटेरियल तो लगते रहेगा ना। डोसा किसी चीज से बनते रहेगा, इडली किसी चीज से बनते रहेगा, तो उसको खरीद के ला के बनाने का खर्चा जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा खर्चा बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। इस साल का खर्चा, इस महीने का खर्चा, इस हफ्ते का खर्चा, आज का खर्चा। आज इडली बनाएगा तो इडली बनाने के लिए आज उसको कितना खर्चा करना पड़ा, चटनी में कितना खर्चा करना पड़ा, उसका तो टमाटर का चटनी में कितना खर्चा करना पड़ा, इडली बनाने के लिए उसको बिरी लगा, चावल लगा, जो भी लगा, वो खर्चा को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मतलब हर महीने का खर्चा, हर साल का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको और बेटर तरीके से समझाओ तो क्या है, जैसे हम लोग कल पढ़े थे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक तो बस खरीदना। स्कूल के लिए एक बस खरीदा गया, वो बस स्कूल में 10 से 15 साल तक चलेगा, तो 10-15 साल तक जो बस चल रहा है वो 1 साल से ज्यादा चला, तो उसको कैपिटल खर्चा बोले। लेकिन उसी बस को चलने के लिए हर दिन उसमें पेट्रोल भराना पड़ेगा, बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के वो चलेगा नहीं, तो उसको रेवेन्यू खर्चा बोलेंगे। आप लोग मोबाइल खरीदे एक तो 50,000 का, 1 लाख रुपया का, एप्पल का खरीदे, 60,000 का खरीदे, तो वो जो मोबाइल आप लोग खरीदे वो 1 साल से ज्यादा चलेगा, वो कैपिटल खर्चा है। और उस मोबाइल को हर महीना रिचार्ज करना पड़ेगा, वो रेवेन्यू खर्चा है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? आप कोई एमबीए कॉलेज में पढ़ने के लिए घुसे, तो एमबीए वाला बोला 10 लाख रुपया मेरा फीस है, तो वो 10 लाख रुपया फीस एमबीए कॉलेज को दे दिए और वहां पर 2 साल पढ़ाई की, वो कैपिटल खर्चा हो गया एक हिसाब से, ठीक है। लेकिन वो कॉलेज डेली अप डाउन करने के लिए आपको गाड़ी लेके आना पड़ेगा, गाड़ी में पेट्रोल लगेगा, टेम्पो में बैठ के आना पड़ेगा, बस में बैठ के आना पड़ेगा, तो बस का खर्चा होगा। डेली कैंटीन में जाके खाओगे, कैंटीन वाला बिल बनाएगा, तो वो कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू खर्चा। तो रेवेन्यू खर्चा बेसिकली डे टू डे एक्सपेंसेस को कहा जाता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है और इसका बेनिफिट हम लोग तभी का तभी उठाते हैं प्रेजेंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा तक चलता है हमारा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। आई होप समझ में आ रहेगा कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू खर्चा क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, पहले आप इसको नोट करो। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या क्या फीचर्स सब है, कैरेक्टरिस्टिक्स सब है। बेसिकली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये डेली होता है या मंथली होता है। जैसे कि आप रेंट पे कर रहे हो, घर का रेंट है, जैसे हम यहाँ का रेंट पे करते हैं, तो हर दिन पेमेंट करते रहेंगे या हर महीना पेमेंट करते रहेंगे? महीना। इसका मतलब ये रिकरिंग नेचर होगा। रिकरिंग का मतलब होता है ये मंथली हो सकता है, मतलब हर महीना पेमेंट करना पड़ सकता है, या फिर ये क्वार्टरली हो सकता है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीना में एक बार, 3 महीना में एक बार, 3 महीना में एक बार पेमेंट हो सकता है, या फिर कुछ जगह में ये खर्चा डेली हो सकता है। आप पूछोगे सर डेली कैसे होगा, बताओ थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस मतलब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कूली और रेजा लगते रहेंगे। कूली जो मेल वर्कर होता है उसको बोलते हैं, रेजा जो फीमेल वर्कर होता है उसको बोलते हैं। एक कूली 300 या 400 रुपया लेता है डेली का। तो जितना वर्कर हम लोग लगाए, मान लो आज 20 वर्कर लगाए, तो एक वर्कर को 400, 20 वर्कर को 20 × 400 डेली का देना पड़ेगा। जितना दिन काम करेंगे उतना दिन देना पड़ेगा। तो आप ये जो रेवेन्यू खर्चा होता है ये आप डेली देते रहोगे या फिर आप मंथली देते रहोगे? जैसे टीचर लोग को सैलरी है वो तो डेली नहीं मिलते रहेगा, कैसे मिलेगा? मंथली मिलेगा।
और वर्कर लोग को वेजेस डेली देना पड़ेगा, है ना, और कुछ कुछ जगह में पेमेंट क्वार्टरली होगा, ठीक है। तो हम इसको रिकरिंग खर्चा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या, कुछ जगह में खर्चा एनुअली होगा, ANNUALLY एनुअली। जैसे कि हमारे स्टूडेंट सब जो रहते थे, आप लोग जैसे मंथली पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो मंथली पेमेंट कर रहे हो तो आपको 12 महीना का फीस देना पड़ रहा है या 10 महीना का फीस देना पड़ रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 साल का पैसा हम लोग देंगे, कितना डिस्काउंट देंगे आप बताइए। तो मैं बोला देखो, अगर महीना का 1000 है तो 12 महीना का 12,000 फीस हो रहा है, ठीक है। आप अगर एक साथ पेमेंट करोगे तो मैं 2000 छोड़ दूंगा, 10,000 रुपये लूंगा। तो कुछ बच्चे साल में का फीस एक साथ पेमेंट कर दिए, है ना, तो वो रेवेन्यू आइटम में चला जाएगा। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो साल में एक ही बार गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, फिर दूसरे साल जाएगा, वो भी एनुअली होगा। तो ये सब खर्चा बेसिकली एनुअली हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली या डेली बेसिस में होता है, और ये हर साल होते रहेगा, हर महीना होते रहेगा। ये रिपीटेटिव है। रिकरिंग का मतलब क्या, हर बार होते रहेगा। आप गाड़ी में पेट्रोल एक बार भराते हो, हर बार भराते रहोगे। गाड़ी जब तक चला रहे हो तब तक पेट्रोल भराते रहोगे, मोबाइल जब तक यूज कर रहे हो रिचार्ज करते रहोगे। तो ये बार बार होते रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होता है। इसका बेनिफिट एक्रू होता है नॉर्मली 1 अकाउंटिंग ईयर। इसका बेनिफिट 1 ही साल मिलेगा। अभी 1 साल घर का भाड़ा दूंगा तो 1 ही साल रहने देंगे, थोड़ी ना बोलेंगे 1 साल दो भाड़ा, 10 साल तक रहते रहो। ये खर्चा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होगा। ये बिजनेस का जो कमाई है उसको मेंटेन करने के लिए होगा। आज अगर बिल्डिंग का भाड़ा नहीं दूंगा तो क्या मुझे यहाँ रखा जाएगा? मुझे यहाँ नहीं रखा जाएगा। बोलेंगे जाओ तुम पेड़ के नीचे जाके क्लासेस कराओ, करेक्ट। तो अभी जो बिजनेस से इनकम हो रहा है उस इनकम को मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। आपका गाड़ी है, गाड़ी में रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, वो रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन नया गाड़ी खरीदे तो कैपिटल खर्चा बोलेंगे। समझ रहे हो? गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करे 500-700 खर्चा हो गया। ब्रेक वायर कभी टूट गया, कभी उसका ब्रेक, कभी क्लच उसका खराब हो गया, उसके लिए छोटा मोटा खर्चा करे, वो सब क्या खर्चा में आएगा? वो सब रेवेन्यू खर्चा में आएगा, ठीक है। जैसे किताब दुकान वाले को किताब बेचना है तो किताब बेचने के लिए किताब खरीदना तो पड़ेगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से या होलसेलर से किताब खरीदा और रिटेलर लोग को बेचा, तो जो बुक्स खरीदा वो भी हमारा क्या खर्चा में जाएगा? रेवेन्यू खर्चा में जाएगा। तो डेली का खर्चा, मंथली खर्चा रेवेन्यू होता है। एक बड़ा पैसा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं 10-15 साल के लिए तो उसको कैपिटल खर्चा बोलते हैं, समझे? ठीक है, चलो इसको भी लिखो। देखो अब एक और चीज समझेंगे। कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव। आप जो चीज का बिजनेस कर रहे हो, सपोज आप टेबल बेचते हो, तो आप टेबल को क्या बोल के बोलोगे? गुड्स, करेक्ट है। आपका बिजनेस कौन सा है? आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप फर्नीचर बेचते हो, टेबल बेचते हो, चेयर बेचते हो, तो आपके लिए वो फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। क्यों गुड्स हो जाएगा? क्योंकि आप उसका बिजनेस करते हो। सपोज आप बुक्स बेचते हो तो बुक्स आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। तो इसको आप सेल करोगे, बेचोगे, और बेचने से जो पैसा मिलेगा इसको आप बोलोगे रेवेन्यू रिसीव। क्या मैं फर्नीचर दुकान खोल के बैठा हूं? नहीं। क्या मैं किताबें बेच रहा हूं? नहीं। ना मैं फर्नीचर दुकान खोल के बैठा हूं, ना मैं किताबें बेच रहा हूं। फिर भी तो मेरे पास बहुत सारा फर्नीचर है ना। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट बैठेंगे, अभी 300 स्टूडेंट के लिए फर्नीचर यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये जो फर्नीचर सब होता है, क्या मैं उसका बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं। उसमें तो स्टूडेंट लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो जब मैं कोई फर्नीचर को या टेबल को
परचेज करूंगा ना फर्नीचर को, इसके अंदर मैं कुछ चेयर खरीद के लाया या कुछ टेबल खरीद के लाया या कुछ मैं अलमीरा खरीद के लाया, ठीक है, हाँ नमस्ते, मैं कुछ चेयर खरीद के लाया, टेबल खरीद के लाया या अलमीरा खरीद के लाया, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल, सॉरी, ये मेरे लिए होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। अब सपोज चेयर और टेबल में लेके आया था 50,000 रुपीज का, कितना का लेके आया था? 50,000 का। उसको यूज कर रहा हूं, उसको यूज करते 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 आज 10 साल हो गया। क्या ये चेयर टेबल को बेचने से 50,000 वापस मिल जाएगा या कम पैसा मिलेगा? कम पैसा मिलेगा, क्योंकि सर उसका डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। सपोज ये चेयर टेबल का डेप्रिसिएशन 40,000 हो गया, तो आज इसका रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू घटने के बाद कितना हो गया है? 10,000 हो गया है। आज अगर इसे मैं बेचूंगा तो 10,000 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने इसको 10,000 रुपया में सेल कर दिया, तो क्या मैं फर्नीचर का बिजनेस करता था? नहीं, मैं तो कोचिंग क्लासेस कराता था। मैं तो कोचिंग क्लासेस करा रहा हूं, मैं दे रहा हूं सर्विस। तो ये फर्नीचर मेरे लिए कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको मैं क्या बोलूंगा? फिक्स्ड एसेट्स बोलूंगा। और इसको मैं 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उसके बाद अगर मैं इसको बेच देता हूं तो मैं इसको बोलूंगा कैपिटल रिसीव। समझे? अगर मैं कोचिंग क्लासेस करा रहा हूं, मैं कोचिंग क्लासेस करा रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट लोग को क्या दे रहा हूं? सर्विसेज। बदले में स्टूडेंट लोग क्या मुझे दे रहे हैं? फीस। ये फीस को मैं बोलूंगा रेवेन्यू रिसीव्ड। समझे कि नहीं? जो स्कूल है, वो स्कूल बस खरीदा एक तो, उसको कौन सा खर्चा में डालेंगे? कैपिटल खर्चा में डालेंगे। स्कूल के लिए वो बस फिक्स्ड एसेट से 1 साल से ज्यादा यूज होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब वो बस पुराना हो गया तो उसको बेच देंगे, बेचने से पैसा मिलेगा, और पैसा को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीव। लेकिन स्कूल जो बच्चे लोग को सर्विस दे रहा है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तो उस सर्विस का बच्चे लोग स्कूल में फीस जमा कर रहे हैं, वो फीस कौन सा रिसीव होगा? रेवेन्यू रिसीव होगा, ठीक है। जैसे एक ऑटो वाला है, वो एक ऑटो खरीद के लाएगा और वो ऑटो में सबको बिठा के एक जगह से दूसरा जगह छोड़ेगा, जिसका पैसा मिलेगा। तो ऑटो वाला जब ऑटो खरीदेगा तो कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और हमेशा जो पेट्रोल भराएगा उसमें रेवेन्यू खर्चा होगा। लेकिन किसी ने अगर वो ऑटो को ही बेच दिया तो पुराना हो गया बोल के रेवेन्यू रिसीव नहीं होगा, ऑटो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको जब बेचेगा तो कैपिटल रिसीव होगा। आया बात समझ में? और पैसेंजर लोग से जो डेली पैसा ले रहे हैं, डेली 300 रुपए 400 रुपए कमा रहा है, वो उसका रेवेन्यू रिसीव होगा। क्लियर हुआ बात? तो रेवेन्यू रिसीव क्या है, कैपिटल रिसीव क्या है, ठीक है। चलो इसको नोट करो। हम लोग एक मशीन परचेज करके लाए। मशीन बोलने का मतलब ही है कि ये फिक्स्ड एसेट्स है मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं मशीन बेचने का बिजनेस करता तो मैं बोलता मैं गुड्स परचेज करके लाया, तो ये मशीन मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर होने वाला खर्चा कौन सा खर्चा है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो मैं एक मशीन खरीद के लाया, और इस मशीन का वैल्यू था 2 लाख रुपया। इसका डेप्रिसिएशन हुआ, कितना हुआ? 1,40,000 रुपया। तो कितना बचा? 60,000 रुपया बचा। इसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन कटने के बाद कितना वैल्यू बचा। और इसको आप सेल कर दिए 80,000 में, 80,000 में बेचे। तो जो 80,000 में बेचे हो, ये 80,000 रुपीज को हम बोलेंगे कैपिटल रिसीव, क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा। इसको बेचने से प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 का प्रॉफिट हुआ। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे और उसको बेच के कैपिटल रिसीव करे, तो उससे होने वाला प्रॉफिट को क्या प्रॉफिट बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट? ये जो 20,000 रुपया है, इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे। दिस इज नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट, ये बस याद रखना आप लोग। सॉरी, ये रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। इसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे। दिस इज केस 1। सेम एग्जांपल, हम मशीन खरीद के लाए, कितना का? 2 लाख रुपया का। उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,40,000। तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हुआ? डेप्रिसिएशन कट के 60,000 हुआ। और 60,000 रुपया का मशीन को आप सेल कर दिए 2,10,000 रुपया में। 60,000 का चीज को 2,10,000 में बेचे, इसका मतलब ज्यादा में बेचे। कितना ज्यादा में बेचे? 1,50,000 रुपया ज्यादा में बेचे। अब ध्यान से देखो, हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, मतलब मशीन का वैल्यू कितना गिरा है अभी तक का? 1,40,000। क्या उससे भी ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कमाए हैं? हाँ, उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है? उससे 10,000 ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। या ऐसे समझ लो, जितना में मशीन आप खरीदे थे उससे ज्यादा में बेचे हो। कितना ज्यादा में बेचे हो? 10,000 ज्यादा में बेचे हो। जितना में खरीदे थे उससे भी 10,000 ज्यादा में बेचे हो आप। तो ये जो 10,000 रुपया है ना, इसको आप लोग बोलोगे कैपिटल प्रॉफिट। और बाकी जो 1,40,000 है, जितना का डेप्रिसिएशन हुआ था उतना का जो प्रॉफिट हुआ है, इसको आप लोग रेवेन्यू प्रॉफिट बोलोगे। समझे? अब इसका एक्सरसाइज पूरा करो बैठ के।